Today we will do class 8 chapter number 24 natural resources. ओके तो लास्ट में देखो लास्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज। देखो सिंपल वे में इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है, अगर किसी भी सब्सटेंस किसी मटेरियल को अगर हम यूज कर रहे हैं उसे अपनी जो हमारी डेली नीड्स हैं हमारे जो डिजायर्स हैं अगर उसे हम फुलफिल कर रहे हैं तो हम उसे एज ए रिसोर्स हम उसे काउंट कर सकते हैं हम उसे। ओके तो जितनी भी बात है सभी फोकस किस बात पे है कि हम किसी सब्सटेंस मटेरियल को किस तरह से हम यूज कर रहे हैं। अब यूजेस की बात करेंगे तो यूजेस मींस कि अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो हम उसको अच्छे से यूज करेंगे, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं उसे। ओके तो उसी के साथ साथ मैक्सिमम जितने रिसोर्सेज हैं अगर हम काउंट करें क्योंकि ये चैप्टर टोटली बेस्ड है नेचुरल रिसोर्सेज पे, तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हमारे पास लाइक लैंड, सॉइल, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज ए रिसोर्स एंड ऑल्सो एयर। ओके एटमॉस्फेयर एयर को भी हम एज ए नेचुरल रिसोर्स में हम काउंट कर सकते हैं हम। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड एज ए रिसोर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल को जब हम यूज करेंगे अपनी जो हमारी नीड्स हैं जो डिजायर्स हैं अगर हम उन्हें फुलफिल करेंगे तो हम उसे सब्सटेंस मटेरियल को हम एज ए रिसोर्स हम काउंट कर सकते हैं। तो वैसे ही लैंड एज ए रिसोर्स, तो लैंड से भी हम अपनी डिजायर्स को हम फुलफिल कर रहे हैं, जो हम अपने बिल्डिंग्स जो होम्स हैं फैक्ट्रीज हैं अगर उन्हें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम उन्हें तो वो कहां पे है, वो उसे हम एज ए रिसोर्स हम उसे यूज कर रहे हैं हम उसे। ओके तो देखो यहाँ पे जो अगर बात करें अर्थ सरफेस की तो अर्थ सरफेस में मैक्सिमम जो लैंड है वो 30% अवेलेबल है एंड ऑल्सो वाटर इज 70% अवेलेबल। लैंड वाटर रेशियो ऑन द अर्थ सरफेस। तो वैसे ही है कि हम लैंड को किस तरह से हम यूज कर रहे हैं क्योंकि देखो जो लैंड है वो मैक्सिमम जो फिजिकल फैक्टर्स जो टोपोग्राफी है लैंड की एंड ऑल्सो क्लाइमेटिक कंडीशंस उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हम लैंड को हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। अगर लैंड हमारे पास कोई अगर एरिया अगर हमारे पास प्लेन में अवेलेबल है तो हम उसे मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, अगर माउंटेन्स में है तो पहले हम एरिया को कट करना पड़ेगा उसके बाद हम उसे यूज करेंगे उसे। ओके तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है जिससे कि हम लैंड को हम यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि जो पीपल्स हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एरियाज को मैक्सिमम यूज करते हैं। तो लाइक जैसे कि हम बात करें अगर रिवर वैली की बात करें हम तो वैसे ही अमेजन रिवर बेसिन है जहां पे जो लैंड है उसको हम मैक्सिमम यूज कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स। प्रेरीज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, गंगा ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ इंडिया एज वेल एज द सहारा। तो इस पर्पज से इसमें यह भी है कि हम किस किस पर्पज से हम लैंड को हम यूज करें, या हम उस पर फैक्ट्रीज बिल्ड कर रहे हैं या हम होम बिल्ड कर रहे हैं या फिर हम माइनिंग कर रहे हैं या फिर हम किसी अनदर पर्पज के लिए हम लैंड को हम यूज कर रहे हैं। ओके तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है जिससे कि हम लैंड को हम यूज कर रहे हैं। तो वैसे कुछ एग्जांपल करते हैं कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि हम डिफरेंट पर्पस के लिए हम लैंड को यूज कर रहे हैं। ओके तो रेजिडेंशियल के लिए हम लैंड को यूज करें वेयर पीपल्स लिव, हाउसेस, अपार्टमेंट्स। इंस्टीट्यूशनल लैंड यूज, कोई इंस्टीट्यूशंस अगर मेड करते हैं हम चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर पब्लिक हो लाइक हॉल्स एंड पुलिस स्टेशन। अगर रिक्रिएशनल लैंड यूज है मींस कि अगर हम फन के लिए एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, पार्क्स या पब्लिक गार्डन्स के लिए। ओपन या वैकेंट स्पेस है। कमर्शियल लैंड यूज, अगर किसी हम कमर्शियल यूज करें मींस कि हम वहां से देखो कमर्शियल का मीनिंग होता है कि अगर किसी भी प्रोसेस से किसी सब्सटेंस से किसी भी चीज से अगर हम मनी अगर मेक कर रहे हैं हम तो हम उसे एज ए कमर्शियल में उसे इंक्लूड करते हैं हम। तो कमर्शियल लैंड यूज, इंडस्ट्रियल लैंड यूज, एग्रीकल्चर, यूटिलिटी, कम्युनिकेशन लैंड यूज एंड ट्रांसपोर्टेशनल लैंड यूज। ओके तो ये डिफरेंट डिफरेंट से ये डायग्राम दिया गया है आपको जिसमें कि आपको डिफरेंट पर्पस है कि हम लैंड को कितने परसेंट हम उसे यूज कर रहे हैं हम उसे। ओके तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन इसमें एग्जांपल दिया गया इसमें ये जो टोटली बेस्ड है ये बेस है टेक्नोलॉजी के ऊपर कि लास्ट 50 इयर्स में हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी तो हम लैंड को हम काफी मिनिमम यूज करते थे, हम अच्छे से हम इरिगेशन करते थे, उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते थे। तो जो होम्स वगैरह थे हट्स में रहते थे, लेकिन 20 इयर्स के बाद थोड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई, थोड़ी रोड्स भी कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट हुई, तो हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई, ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट हुई हो तो लैंड को मैक्सिमम यूज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ओके और करंट सिनेरियो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लाईओवर क्रिएट किया गया है, यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो जैसे टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वैसे ही हम लैंड को हम मैक्सिमम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ परसेंटेज में दिया गया है कि जो लैंड है कि उसमें फॉरेस्टेड एरिया कितना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लैंड हमारे पास अवेलेबल है वहां पे डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे पास फॉरेस्ट लैंड कितना है, हमारे पास बेस्ड लैंड कितना है। ओके तो सभी का टोटली बेस्ड जो लैंड पे है कि हम लैंड को किस किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं और लैंड किस पर्पस के लिए यूज हुआ है।
ओके तो वैसे कंट्री वाइज अगर रेशियो हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो यहाँ पे 6% जो क्रॉप लैंड है वो यूज कर रहे हैं एज ए क्रॉप लैंड, लैंड को एज ए क्रॉप लैंड 6% यूज कर रहे हैं, पास्चर लैंड में 56 एंड फॉरेस्टेड एरिया इज 14। तो वैसे ही इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में क्रॉप लैंड एरिया 57% एंड 4% इज पास्चर लैंड एंड फॉरेस्ट एरिया इज 22% एंड अदर यूज के लिए 17%। लेकिन आपको ये रेशियो आपको लर्न करनी है अच्छे से कि हमारे पास अर्थ प्लैनेट में कितना लैंड सरफेस और कितना वाटर सरफेस हमारे पास, तो 30% लैंड एरिया अवेलेबल है एंड 70% इज वाटर अवेलेबल है हमारे पास। ओके तो इसमें एक एग्जांपल है कि व्हाट डू मीन बाय इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रिसोर्स। तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रिसोर्स में अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर चलो मैं ही अपनी बात करता हूं कि अगर कोई प्रॉपर्टी अगर मेरे नाम की है उसे मैं एज ए रिसोर्स यूज कर रहा हूं, या कोई लैंड है जो मेरे नाम पे है, ओके और वहां पे मैं अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा हूं या किसी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, तो उसे मैं काउंट करूंगा इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रिसोर्स कि इंडिविजुअल का वो प्रॉपर्टी रिसोर्स है। ओके और वैसे ही इसमें एक आता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। कॉमन्स को हम इंक्लूड करेंगे कि मान लेते हैं कि कोई पब्लिक के लिए हमने कोई लैंड को हमने पब्लिक के लिए यूज करने के लिए हमने रखा है, तो उसे हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स यूज करें कि सभी पीपल जितने ह्यूमन बींग्स हैं वो उसे यूज कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल आ सकते हैं आपके जैसे पब्लिक पार्क्स हो गए या गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट हो गया या फिर जो रोड्स हैं आपके। तो ओके तो इसको क्या है कि हम इसको कहेंगे कॉमन प्रॉपर्टी राइट, मींस कि सभी इसको कॉमन पीपल्स जो है ह्यूमन बींग्स उसे यूज कर सकते, काफी पब्लिक उसे यूज कर सकती है। ओके नेक्स्ट है इज लैंड डिग्रेडेशंस। देखो जिस तरह से हम लैंड को हम यूज कर रहे हैं हम कि मैक्सिमम उसे यूज कर रहे हैं अपने डिफरेंट पर्पस, जो नीड्स हैं जो डिजायर्स हैं हम उसे फुलफिल कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि देखो डिग्रेडेशन का मीन्स है अगर आप अगर नॉर्मल बात करें तो हिंदी में से कहेंगे निम्नीकरण कि कुछ फैक्टर्स है जिससे कि इसके लॉस हो रहा है, इसको हम निम्नीकरण कर रहे हैं, ओके लेस कर रहे हैं। लेकिन अगर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो डिग्रेडेशन का मीन्स है कि किसी चीज को हम या तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या वो चीज हमारे फैक्टर से या किसी भी कारण से वो पोर हो रही है। जैसे कि अगर सॉइल की बात करें हम तो सॉइल में क्या आएगा हमारे पास, सॉइल में कि जो सॉइल की फर्टिलिटी अगर लूज हो रही है तो मींस लैंड जो है वो डिग्रेडेड हो रही है, या फिर जो अच्छी लैंड है जो फर्टाइल सॉइल है हमारे पास अगर वो अनफर्टाइल में कन्वर्ट हो रही है तो मींस लैंड को हम डिग्रेडेड कर रहे हैं हम। ओके तो इसमें डिग्रेडेशन करने के लिए कुछ नेचुरल प्रोसेस भी है एंड आल्सो ह्यूमन बीइंग प्रोसेस भी है इसमें, जो कि हम लैंड को हम डिग्रेड कर रहे हैं। तो वैसे ही सब कॉमन यूजेस है जिससे कि जो इंडिया में काफी चलन में काफी पॉपुलर है जिससे कि लैंड को डिग्रेड करें, जैसे माइनिंग एक्टिविटीज और ओवर इरिगेशन एंड डेजर्टिफिकेशन। इससे क्या है कि इससे जो लैंड है वो डिग्रेडेड हो रही है, ओके डिस्ट्रॉय हो रही है, या फिर उसकी जो फर्टिलिटी या जो लैंड है वो पोरर हो रही है हमारे पास। तो इसमें कुछ मेजर्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिससे कि हम उसी लैंड को हम कंजर्व कर सकें। कंजर्व मींस कि हम उसे सेव कर सके फॉर अवर पर्पस या फ्यूचर पर्पस के लिए हम उसे सेव कर सकें हमसे। ओके तो हम किस तरह से लैंड को हम कंजर्व कर सकते हैं हम, ओके देखो इसमें मैक्सिमम ये है कि हम किस तरह से हम लैंड को रेकलेस यूज करें। रेकलेस यूज मींस कि जो हमारी डिजायर्स है हम फटाफट से उसे हम फुलफिल कर लेंगे, कुछ छोड़ेंगे भी नहीं हम उसे, ओके हमें जरूरत नहीं है लेकिन हम फिर भी उसे यूज करेंगे, तो उसे कहेंगे हम रेकलेस यूज ऑफ लैंड, जिससे कि काफी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जनरेट होती है जिससे। ओके उससे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उससे क्या होगा अगर हम लैंड को मैक्सिमम यूज करेंगे, अगर उसे रेकलेस यूज करेंगे तो उससे हम क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो जनरेट हो सकते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, या फिर अगर रेगुलेटरी यूज केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज करें तो जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो लूज हो सकती है, ओके या फिर मैक्सिमम ओवरग्रेजिंग हो जाए। ओके तो इसमें ही कुछ मेथड्स हैं, कुछ चेक्स दिए गए जिससे कि हम लैंड को हम कंजर्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज कंट्रोलिंग ओवरग्रेजिंग, जो ओवरग्रेजिंग हो रही है उसे हम कंट्रोल करें, मींस ओवरग्रेजिंग ऑन हिली टेरेन एक्सपोजेस द लैंड टू विंड एंड रेन वाटर इरोजन, देयरफॉर इट शुड बी चेक्ड थ्रू सम ग्रेजिंग मैनेजमेंट, कि हम उसकी कुछ मैनेजमेंट करें, उसे प्लान करें। ओके तो हम जो लैंड को हम कंजर्व कर सकते हैं। एंड आल्सो प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। देखो चेक्स फॉर लैंड कंजर्वेशन मींस देखो अगर कोई भी एक चीज हम कर रहे हैं तो हमें एक प्रॉपर एक प्लानिंग की जरूरत होती है हमें, कि हम उसे प्लानिंग करें। अगर हम किसी चीज को बिल्कुल प्लान मेथड से अगर यूज करेंगे तो हम आज भी यूज कर सकते हैं और आने वाले फ्यूचर में भी उसे यूज कर सकते हैं। ओके तो हर चीज की मैनेजमेंट होनी चाहिए, एक वेल प्लानिंग होनी चाहिए। तो वैसे ही अगर लैंड को हम यूज कर रहे हैं तो लैंड को हम कुछ ऐसे मेथड्स कुछ अप्लाई करें जिससे कि हम लैंड को कंजर्व कर सकें। ओके तो जो ओवर ग्रेजिंग हो रही है लैंड पे उसे हम कंट्रोल करें, उसकी अच्छे से हम ग्रेजिंग मैनेजमेंट करें या उसे एज ए प्लानिंग में हम उसे यूज करें हम उसे। ओके एंड आल्सो प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स,
planting rows of trees in the form of barrier between the path of wind and vegetation to reduce the speed and intensity of the wind. Okay, एंड द नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग माइनिंग, कि जो हम माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग से क्या करते हैं हम कि मैक्सिमम जो हमारे मिनरल्स हैं उसे हम डग आउट करते हैं, उसे हम ओके तो जो माइनिंग हम अगर कर रहे हैं अगर हम तो उसे हम कंट्रोल मेथड में हो, बिल्कुल प्लानिंग से हो, एनवायरमेंट भी उससे पॉल्यूट ना हो. ओके एंड नेक्स्ट वन इज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड. जो वेस्ट लैंड हमारे पास प्रेजेंट है जिसे हम यूज करें या अनयूज है हमारे लिए, तो हम उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करें कि किस तरह से हम वेस्ट लैंड को हम अपने पर्पस के लिए हम यूज कर सकें हम. ओके एंड द नेक्स्ट इज प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट. ओके तो प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उसकी हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करें उसकी, और उसको बिल्कुल प्लानिंग के अनुसार उसको हम कहीं अगर उसको अगर डंप करना है उसको तो हम अच्छे से कहीं पे उसको डंप करें. इसमें जो ग्रीन वर्ड एफ्लुएंस, एफ्लुएंस मींस कि अगर कुछ केमिकल्स या फर्टिलाइजर या कोई पेस्टिसाइड अगर फैक्ट्री से रिलीज हो रहे हैं, ओके जो कि काफी हैजार्डस हैं. सो मेथड्स ऑफ लैंड कंजर्वेशन, कौन कौन से मेथड है? लैंड रिकमेंडेशन, कि लैंड विच इज नॉट इन यूज वाउ टू यूज बाय रिक्लेमिंग इट, कि जो लैंड को हम यूज नहीं कर सकते उसे हम यूज करें. ओके एफोरेस्टेशन की मैक्सिमम से हम ट्रीज को हम प्लांट करें ताकि जो ओके एंड द रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज कर रहे हैं हम तो उसको हम बिल्कुल रेगुलेटेड वे में हम उसे यूज करें. और किस तरह से हम कर सकते हैं? अगर हम पीपल्स को अगर हम एजुकेट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि अगर आप इस तरह से कुछ चीज को यूज कर रहे हैं आप तो आप किस तरह से उसको आप सेव कर सकते हैं उसे. ओके आप पीपल्स को एजुकेट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि अगर आप मैक्सिमम यूज करेंगे, मैक्सिमम केमिकल पेस्टिसाइड का यूज करेंगे अपने लैंड पे तो आपकी लैंड की जो फर्टिलिटी है वो लूज होती जाएगी. ओके तो हम पीपल्स को एजुकेट कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग को अडॉप्ट करें. ओके नेक्स्ट जैसे हमने लैंड को एज ए रिसोर्स काउंट किया वैसे हम सॉइल को भी एज ए रिसोर्स काउंट करते हैं. तो सॉइल को हम रिसोर्स की काउंट करेंगे. अगर हम कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हमने क्रॉप कल्टीवेट करनी है, अगर इवन के हमने अपने हाउस बिल्ड करने हैं तो कहां पे हम सॉइल पे करेंगे, क्योंकि जितनी भी अर्थ सरफेस है कहीं ना कहीं पे वहां सॉइल प्रेजेंट है हमारे पास. ओके तो सॉइल एज ए रिसोर्स, सॉइल को भी हम एज ए रिसोर्स हम काउंट कर सकते हैं. तो जो हमारे पास कौन सी लेयर है, देखो एक लेयर होती है कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो हम अर्थ को 3 लेयर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. तो जो सॉइल हमारे पास प्रेजेंट है वो अर्थ क्रस्ट है, उसे हम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस कहते हैं उसे हम. ओके सो सॉइल इज द टॉप मोस्ट थिन ग्रेनी लेयर कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट. ओके एंड द सॉइल इज अ मेजर पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट along with air, wind, water which is vital for existence of life on earth. ओके अब देखते हैं कि सॉइल की प्रोफाइल किस तरह से है, कि सॉइल को हम किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं हम. ओके तो इसमें सबसे पहले हमारे पास कि जो सॉइल हमारे पास अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है उसे हमने 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है. जैसे हमारे पास टॉप सॉइल प्रेजेंट है जो कि लेयर है क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं काफी फाइन, काफी माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं ऑफ ह्यूमस एंड वेजिटेशंस. सेकंड इज सब सॉइल, दिस लेयर इज बिलो द टॉप सॉइल के बिल्कुल बिलो होगी एंड इट इज मेड अप ऑफ वेदर्ड रॉक, सिल्ट, क्ले एंड सम न्यूट्रिएंट्स से ये जो सब सॉइल है ये मेड करेगी, ये लेयर्स मेड करेगी. Okay, and the third one is bedrock. The bottom layer is known as bedrock and solid layer होगी, unweathered rock होगी, जो rocks होंगी काफी strong होंगी वो, okay, easily वो unroded, eroded नहीं होंगी and also below the loose soil. अब इसमें कुछ दिया गया कि formation of soil किस तरह से फॉर्म्ड होती है, किस तरह से सॉइल बनती है. ओके तो जो हमारे पास सॉइल जो अवेलेबल है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड डेजर्ट, लेटराइट एंड माउंटेन सॉइल्स. ओके देखो सॉइल फॉर्मेशन की अगर बात करें तो सॉइल्स बनने के लिए इस तरह से नहीं है कि हम 1 या 2 साल में हम सॉइल्स को हमारा जनरेट कर सकते हैं. ओके ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं ये सॉइल को अगर हमने फॉर्म करनी है हमने, और ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कि नेचुरल प्रोसेस से ही सॉइल जो है उसकी फॉर्मेशन होती है. एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, जो सॉइल फॉर्मेट हो रही है तो उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं. सबसे पहले बात करेंगे कि सॉइल कहां पे प्रेजेंट होगी. हमारे पास पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक मींस कि कोई हमारे पास कोई ऐसा कोई सब्सटेंस, कोई ऐसी मटेरियल या कोई ऐसा बेस अवेलेबल होगा जिसपे सॉइल वो स्टे करेगी, उसे हम कहेंगे पेरेंट रॉक. ओके एंड द सेकंड इज क्लाइमेटिक कंडीशंस भी डिपेंड करेंगी, वो सॉइल की फॉर्मेशन में वो इफेक्ट करेंगी बाय द टेम्परेचर एंड रेनफॉल. ओके नेक्स्ट वन इज टोपोग्राफी. टोपोग्राफी भी काफी बेस्ड होती है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, कि जो टोपोग्राफी है वो प्लेन एरिया है या फिर माउंटेन्स है या फिर प्लेट्यूज है. ओके तो उसके अकॉर्डिंग ही जो सॉइल है वो फॉर्म्ड होगी. ओके एंड ऑल्सो द मेजर फैक्टर इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो टाइम.
देखो टाइम के लिए मैंने अभी बताया कि टाइम के लिए ऐसा नहीं है कि हम एकदम से सॉइल को जनरेट कर सकते हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स सॉइल की फॉर्मेशन के लिए काफी टाइम लगता है। ओके, तो टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सॉइल फॉर्मेशन। The thickness of soil profile depends on time. The longer a soil profile has been exposed to soil forming agents like rain, vegetation, और ये agents हैं जो कि soils को help करते हैं ताकि soil अच्छे से form हो जाए। ओके, rain, vegetation greater the thickness of the soil file, और ये साथ में क्या करेंगे, जो soil की thickness है उसे जो soil profile की जो thickness है उसे ये काफी thick करेंगे इसे। ओके, साथ ही में जैसे सॉइल को हम एज ए रिसोर्स काउंट कर रहे हैं, सॉइल को यूज कर रहे हैं, तो वैसे कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि हम सॉइल को डिग्रेडेशन होने से बचा सकते हैं और साथ में उसे हम कंजर्व भी हम उसे कर सकते हैं। इसमें कंजर्व किस तरह से कर सकते हैं कि हम जो सॉइल को मैक्सिमम यूज कर रहे हैं कैसे, अगर हम देखो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर हम क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं तो मैक्सिमम हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए सॉइल को यूज कर रहे हैं, और हम अगर मैक्सिमम केमिकल पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड्स को यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो लूज होती जाएगी। तो जो लैंड है वो ओवर द टाइम वो क्या होगा, उसकी जो फर्टिलिटी लूज हो जाएगी तो वो लैंड एज हमारे पास वेस्ट लैंड बन जाएगा या फिर वो एज ए डेजर्ट बन जाएंगे वो। ओके, तो हमें लैंड को डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, मींस ट्रीज की कटिंग नहीं करनी है, और लैंड की ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी है फॉर फ्यूल वुड के लिए, ओवर ग्रेजिंग के लिए और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए। ओके, और साथ ही में केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी हमें जो सॉइल है उसका हमने ओवर यूज हमने नहीं करना है। अगर हम ये मेथड अप्लाई करेंगे तो हम सॉइल को हम कंजर्व हम कर सकते हैं और डिग्रेडेड होने से हम उसे सेव कर सकते हैं हम उसे। ओके, ये कुछ मेथड्स हैं ये सॉइल डिग्रेडेशन के लिए, डिफॉरेस्टेशन, रेन वॉश, लैंडस्लाइड, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड फ्लड्स। इससे क्या हो रहा है, इससे सॉइल है जो डिग्रेडेड हो रही है। ओके, एंड सॉइल कंजर्वेशन के लिए मेथड्स के लिए मल्चिंग कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग, रॉक डैम, कंट्योर बैरियर्स, इंटरक्रॉपिंग, एंड ऑल्सो लास्ट वन इज कंटूर क्रॉपिंग। ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज वाटर एज ए रिसोर्स, कि वाटर को भी हम एज ए रिसोर्स यूज कर रहे हैं जो हमारी डिजायर्स हैं, क्योंकि देखो जो वाटर है वो एक काफी बेसिक एलिमेंट है। जितनी भी लाइफ प्रेजेंट है या इवन कह सकते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको भी हम जो वाटर है काफी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है उनके लिए। ओके, देखो ह्यूमन बींग्स के लिए ये जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके लिए तो है ही है ये साथ में ये, लेकिन जो नॉन लिविंग्स है, अब नॉन लिविंग्स में बात करेंगे हम, जैसे एयर, अगर एयर में अगर वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं होंगे, ओके, तो जो एयर है हमारी काफी वो एयर है वो ड्राई रहेगी वो, तो उससे जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ अच्छे से सस्टेन नहीं हो सकेगी। ओके, तो बात करते हैं कि जो वाटर है हमारे पास अर्थ सरफेस पे, प्लेनेट अर्थ पे कितना अवेलेबल है, तो अबाउट 70% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। मींस कि जो अर्थ सरफेस का जो 70% एरिया लैंड है वो किससे कवर्ड है, वो विथ वाटर से, एंड द मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज द मैक्सिमम वाटर जो सलाइन है, क्यों, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम ओशंस में ये वाटर प्रेजेंट है, एंड ओनली 2.7% वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर जो कि हम यूज करते हैं, एंड उसमें से जो 2.7% में से भी सिर्फ 1% ऐसा है जो कि फिट है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। ओके, वाटर कहां से अवेलेबल होता है, आपको पता है कि इवेपोरेशन होगी, फिर रेनिंग होगी, फिर जो ग्लेशियर्स हैं ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो वहीं से हमें वाटर हमें अवेलेबल होगा। ओके, इसमें एक लाइन दी गई है आपको कि जो मैक्सिमम जो है, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट एन एवरेज अर्बन इंडियन कंज्यूम्स अबाउट 135 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे फॉर वेरियस यूजेस। ओके, कि पर डे में कितना वाटर इंडियन के बेस पे अगर देखें तो कितना वो यूज कर रहे हैं। ओके, ओके, अब बात करते हैं कि सिर्फ हमारे पास 1% वाटर ही क्यों अवेलेबल है हमारे पास जो कि फिट है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। ओके, तो प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर, द मेजर कॉजेज फॉर शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई आर ग्रोइंग पॉपुलेशन इंक्रीज और अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, एंड वेस्टेज ऑफ वाटर कैन कॉमनली बी सीन ड्यूरिंग गार्डनिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, व्हीकल्स एंड कैटल्स। इसमें हम वाटर को हम मैक्सिमम हम यूज कर रहे हैं। ओके, इसमें तो पर्पस दिए है कि मेजर कॉजेज कौन कौन से जिससे कि हमें फ्रेश वाटर की स्टोरेज हमें शॉर्टेज हो रही है हमें। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा है, यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट ऑन वाटर स्टेट्स 200 मिलियन वर्क hours are consumed by women across the world collecting water for their family in just one day। कि मीन्स कि जो फीमेल्स हैं
तो इंडिया में या वर्ल्ड में भी जो फीमेल्स है इन्हें वाटर लेने के लिए काफी दूर दूर तक इन्हें जाना पड़ता है। जैसे कि हम बात करें राजस्थान की बात करें इंडियन कंट्री की, तो डेजर्ट वाले एरिया में फीमेल्स को काफी दूर दूर तक जाना पड़ता है वाटर लेने के लिए, ओके, ताकि वो अपने उस वाटर को यूज कर सके। ओके, तो इसमें कुछ मेजर्स भी दिए गए हैं कि किस तरह से वाटर पोल्यूशन किस तरह से होता है। तो मेजर contaminants are nitrates, metals and pesticides from agriculture and industries. Okay, and the most of these chemicals are non biodegradable and reach human body through water, causing many types of skin, stomach and other health problems. Means कि देखो जितने भी वेस्ट हमारे पास जनरेट हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम उसे वाटर में हम उसे डंप कर देते हैं। ओके, हम ये नहीं देखते हैं कि वो वेस्ट ड्राई है हमारे पास या वेट है, हम उसे डायरेक्ट हम उसे वाटर में हम उसे डंप कर देते हैं उसे। तो उससे क्या है कि उससे जो वाटर है वो पॉल्यूट हो रहा है वो। ओके, तो वैसे ही गवर्नमेंट भी है काफी स्टेप्स भी वो मेजर कर रही है जिससे कि जो फ्रेश वाटर है उसको मेंटेन रख सके, जो वाटर है उसको पोल्यूट ना हो और वाटर पोल्यूशन को वो कम कर सकें। ओके, ये इंडिया में कुछ मैप दिया गया है हमें कि ऐसे कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ के स्टेट्स में वाटर की स्केर्सिटी है। ओके, तो इसमें जो मैक्सिमम दिए गए हैं, जो स्टेट्स आपको ग्रीन कलर में विजिबल हैं, ये इन सभी स्टेट्स में वाटर की स्केर्सिटी है। ओके, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। ओके, तो ये वो स्टेट्स हैं जहां पे काफी वाटर की काफी स्केर्सिटी है। ओके, वैसे ही कुछ मेथड्स हैं कि हम किस तरह से वाटर को पोल्यूट होने से हम बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। हम ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे कि हम वाटर को हम पोल्यूट करने से हम सेव कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कुछ मेथड्स दिए गए हैं, जैसे अफॉरेस्टेशन, मैक्सिमम ट्रीज को प्लांट किया जाए। अगर इरिगेशन में अगर वाटर को यूज करें तो हम स्प्रिंकलिंग इरिगेशन यूज करें। मींस स्प्रिंकल मींस कि वाटर के ऊपर हम पानी की ड्रॉप्स हम उस पर गिराएं, हम उस पर। ओके, जैसे कि चलो कोई स्प्रिंकल इरिगेशन। ओके, एंड नेक्स्ट वन ट्रिकल और ड्रिप इरिगेशंस। ओके, देखो ड्रिप इरिगेशन से भी हम काफी वाटर सेव कर सकते हैं क्योंकि एक न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू मेथड है जिससे कि इरिगेशन, इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो रूट्स हैं जो प्लांट्स की, हम वहीं पे हम वाटर को हम ड्रिप करेंगे। ओके, तो उससे हम ड्रिप इरिगेशन हम यूज करेंगे। ओके, इससे हम मैक्सिमम वाटर को हम सेव कर सकते हैं हम। एंड ऑल्सो इट्स काफी कॉमन है, काफी मेजर फैक्टर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर रेन हो रही है तो रेन के वाटर को अगर हम सेव करें, हम उसे एज हम सैनिटेशन के लिए यूज कर सकते हैं, अपनी कार को वॉश करना उसके लिए यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो एग्रीकल्चर के लिए भी हम अगर रेन वाटर को हार्वेस्ट करें तो हम उसे यूज कर सकते हैं। ओके, एंड द सेकंड लास्ट वन इज ट्रीटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसे हम वाटर में डंप ना करें, रिवर्स पे डंप ना करें, ओशन में भी डंप ना करें, उसे हम ट्रीट करके फिर से उसे यूजेबल बनाएं उसे हम, जिससे कि हम एनवायरमेंट को पोल्यूट करने से सेव कर सकें, वाटर को भी पोल्यूट करें और जो हमारा इकोसिस्टम है उसे हम वेल मेंटेन्ड उसे हम कर सकें हम। ओके, एंड द लास्ट वन इज स्प्रेडिंग कम्युनिटी अवेयरनेस। स्प्रेडिंग कम्युनिटी अवेयरनेस मींस कि हम जितना पीपल्स को हम एजुकेट करेंगे, उन्हें अच्छी या बुरी चीजें सिखाएंगे उन्हें, तभी वो अवेयर होंगे। क्योंकि इंडिया की अगर बात करें तो इंडियन में जो लिटरेसी रेट है देखो अभी तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ओवर द टाइम में नहीं थे। जो हमारे काफी एल्डर्स थे वो इतने एजुकेट नहीं थे तो उन्हें नहीं मालूम था। अगर उन्हें हम अवेयर करेंगे कि आप किस तरह से वाटर को सेव कर सकते हो और कितना इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, और एसेंशियल रिसोर्स है ये किसके, सभी ह्यूमन बींग्स के लिए। Okay, there should be individual and community education of different types of domestic pollutants, agriculture pollutants, and wasteful practices, and community efforts can help in conserving this precious resource. Okay, तो जो वाटर है हम इसे also ऐसे हम इसे precious resource काउंट कर सकते हैं इसे हम। Okay, तो आज हमने मैक्सिमम रिसोर्स देखे, हमने लैंड को हम किस तरह से रिसोर्स एज ए रिसोर्स यूज कर रहे हैं, वाटर एंड सॉइल। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे हम। ओके, थैंक यू।